नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है और अगर ये कदम सही दिशा में उठाया जाए तो यात्रा भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। जीवन की यात्रा भी इसी तरह की होती है और आज की हमारी तेजस्विनी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा का लक्ष्य छोटी उम्र से ही निर्धारित कर लिया था और ये लक्ष्य इन मायनों में खास है कि वो बात करती हैं गांधी जी की, गांधी दर्शन की, गांधीवाद की। लेकिन ये बात तो बहुत से लोग करते हैं, है ना? लेकिन इनका जो बातें होती हैं वो बहुत खास होती हैं क्योंकि वो आज की युवा पीढ़ी से भी बात करती हैं और गांधी जी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी उजागर करती हैं जो कहीं ना कहीं हम सब के जीवन से संबंध रखता है। हमारे साथ हैं स्कोप के गांधी फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संस्थापक और प्रमुख पदाधिकारी शोभना राधाकृष्ण। गांधी जी का जीवन दुनिया को हर दौर में राह दिखाता रहा है, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले विरले ही हैं। शोभना राधाकृष्ण ने गांधी जी के वर्धा आश्रम में बचपन के जो अनमोल पल बिताए, उन्होंने उनके जीवन को दिशा दिखाई और वो दुनिया का गांधी जी से फिर से परिचय कराने में जुट गईं। शोभना गांधी फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिसे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप ने शुरू किया। शोभना निजी क्षेत्र में भी बिजनेस लीडर्स के लिए गांधी जी कैसे एक रोल मॉडल हो सकते हैं, ऐसे विषय पर लेक्चर्स देती हैं और गांधी कथा के जरिए गांधी दर्शन और गांधी जी के जीवन से जुड़े अनछुए तथ्यों को भी रोचक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। National Academy of Direct Taxes, National Academy of Customs Excise, Indian Railways Institute, Foreign Services Institute, CSIR जैसे सरकारी संस्थानों के अलावा IIMs, IITs, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों में भी शोभना लेक्चर्स देती रहती हैं। और वो नए फील्ड्स के आते हैं, एजुकेशन के, सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के। जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, चाइना, सऊदी अरेबिया जैसे अन्य देशों में भी गांधीवाद की अलग जगा रही शोभना गरीबों के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम बिहार और त्रिपुरा सरकार के सर्व शिक्षा अभियान की सदस्य के नाते समाज कल्याण से करीब से जुड़ी हैं और गैर सरकारी संस्थान दिशा के जरिए महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में भी योगदान दे रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट नागरिक के तौर पर पहचानी जाने वाली हाशिए पर खड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज कल्याण को समर्पित जीवन जीने वाली और गांधीवादी विचारों को व्यवहारिक तरीके से जीवन का हिस्सा बनाने की सोच को समर्पित शोभना राधाकृष्ण ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए शोभना जी से करते हैं बात। शोभना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभना जी, आप गांधी जी की बात करती हैं, गांधी जी के जीवन की बात करती हैं और जब आप बात करती हैं तो दुनिया भी सुनती है, गांधी कथा सुनाती हैं आप। क्या कुछ खास है आपके लहजे में या जो आप बताती हैं उसमें कि दुनिया इसके साथ जुड़ती है? मैं तो बहुत सीधी सादी भाषा में गांधी जी के बारे में बताती हूँ और उसको कथा इसलिए बनाई है क्योंकि कथा एक बहुत हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो कि राम कथा हो या भगवत कथा हो, उसी तरह की कथा, लेकिन गांधी जी की कथा है वो। और कथा में म्यूज़िक भी होता है, तो हम गांधी धुन बजाते हैं, साथ में गाते हैं और गांधी जी के भजन गाते हैं। उन्हीं बातों को, गांधी जी के उन्हीं विचारों को गांधी कथा के धुन के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचे और फिर हम प्रोजेक्शन भी करते हैं गांधी जी की, ताकि विजुअल मीडियम से भी पहुँचे। तो एक मल्टीमीडिया प्रोग्राम ये है जिसमें नरेशन भी है, म्यूज़िक भी है, विजुअल भी है, फिल्म भी है, फुटेज भी है और मैसेज भी है और रोचक भी है ये। और बहुत रोचक इसलिए है क्योंकि वो मुझसे जुड़ी हुई है। आपने जैसा कहा कि आप गांधी जी के साथ ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो आप गांधी कथा कहती हैं, जो गांधी जी की बात जन जन तक पहुंचाने की मुहिम आप चला रही हैं, एक मिशन लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, इसके पीछे संकल्प क्या है? संकल्प तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि किसी भी माध्यम से गांधी जी की सही बात सही तरह से पहुंचा सकेगा। और मेरा उद्देश्य यह है कि लोग अपने जीवन में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, बदलाव ला सकें। वो बदलाव ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, चाहे वो छोटा सा कदम भी ले, लेकिन एक बदलाव की तरफ
बढ़े वो लोग, और वो समझे कि गांधी जी तो आप और हम जैसे एक साधारण इंसान थे। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने अपना जीवन, अपना बाल्यकाल सेवाग्राम वर्धा में बिताया, और उस आश्रम में जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ की जो सादगी है, वहाँ का जो माहौल है, वो काफ़ी प्रेरित करता है। क्या हम ये माने कि आपने जीवन का जो लक्ष्य चुना, ये सेवाग्राम वर्धा आश्रम में ही चुना? जब मैंने आंखें खोली तो मैं सेवाग्राम में ही थी, यानी कि मेरी पैदाइश ही सेवाग्राम आश्रम में हुई है। और बापू कुटी में खेले, पढ़े, बढ़े, और जो भी गांधी जी ने नई तालीम का जो स्कूल सेगांव में शुरू किया था, वहीं पे पढ़ाई भी की। तो पिताजी और अम्मा तो वहीं रहते थे, बहुत साल पहले आ चुके थे, और वहीं पे पैदाइश मेरी हुई। और उस समय बस सिर्फ गांधी में ही था जीवन। और पिताजी तो फिर उसके बाद 5 दशक में गांधी जी के जाने के बाद गांधी कार्य ही करते रहे, हम सब उसी में जुड़ गए। तो गांधी परिवार की ही हूँ मैं, और मेरे शरीर में जो खून बहता है वो गांधी का ही है। हालांकि मैं उनसे उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और मेरा चैतन्य, आपका चैतन्य, गांधी जी का चैतन्य, दुनिया का चैतन्य और ईश्वर का चैतन्य एक ही है। बहुत गहरी बात कही है आपने शोभना जी। लेकिन जब आप नई तालीम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नई तालीम में गांधी जी जिस गहराई की, जिस व्यक्तित्व विकास की बात करते थे, उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं आज भी है। तो कैसे था वो वक्त जब आप सेवाग्राम आश्रम में थी? कुछ यादें हमारे साथ साझा करेंगे? आश्रम का रूटीन था, 4 बजे सवेरे उठते थे हम लोग सारे। अभी भी मैं वही रूटीन फॉलो करती हूँ। 4:20 पर सवेरे की प्रार्थना, जो कि सर्वधर्म प्रार्थना थी, सामूहिक प्रार्थना। आपने प्रार्थना भूमि भी देखी होगी जी, वहाँ पे। बिल्कुल। तो वहाँ पे सर्वधर्म प्रार्थना और कतई साथ साथ होती। शाम को भी होती है? हाँ, ये 2 बार होती थी, सवेरे और शाम को। सवेरे 4 बजे, शाम को 7 बजे। तो ये जो प्रार्थना होती थी उसमें वहाँ जाना। उसके बाद सामूहिक सफाई। उसका मतलब ये हुआ कि 45 मिनट के लिए, चाहे वो गांधी हो, चाहे पिताजी जैसे छोटे बच्चे हों, सारे लोग हाथ में टोकरी, झाड़ू और फावड़ा, छोटी छोटी खुरपियाँ लेके चल पड़ते हम सब, और पूरे आश्रम की और पूरे सराउंडिंग की सफाई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता था वो था संडास सफाई, टॉयलेट क्लीनिंग। और वो एक बहुत बड़ा आर्ट था, और हम लोगों को तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि भाई सफाई हो जाती थी, उससे खाद बनता था, उसको सोन खाद बना के खेत में डालते थे, उसी खेत में हम कपास उगाते थे, खेती में काम करते थे। तो ये एक सामूहिक काम हुआ। उसके बाद सारे लोग तैयार नाश्ते के लिए जाते थे, सामूहिक भोजन। ये आश्रम के सामूहिक कार्यक्रमों का तीसरा काम था, जिसमें क्या मिलता था? अपने हाथ से पिसा हुआ दलिया, चक्की में सबको पीसना पड़ता था, रसोड़े में सभी को काम करना पड़ता था। उसके बाद खेत में काम जाके करना, खेत में मेहनत करके जो भी आश्रम के लिए चाहिए या हमारी जो भी ज़रूरत की जो भी वस्तुएं, सब अपने आप उगाना और सब उसी से पकाना। तो फिर वो सब होता, और पढ़ाई उस बीच में भी होती रहती थी। और पढ़ाई का माध्यम ही थ्रू वर्क था। जो हमने किया वो दोपहर को उसके बारे में पढ़ाई की। तो इस प्रकार ये नई तालीम है, जबकि आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी ही आपका काम है, और फिर आप उसके विषय में पढ़ते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट में फ़र्क कुछ नहीं है, वो भी आपके साथ ही साथ पढ़ रहा है और हम शेयर कर रहे हैं बातें। और फिर आने के बाद दोपहर को खाना, ऑफकोर्स 11:30 से खाने की घंटी बज जाती थी, और उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाते थे। उसमें सबसे पहला जो सामूहिक काम था वो सामूहिक सूत्र यज्ञ। गांधी जी ने कताई को सूत्र यज्ञ कहा। सूत्र का मतलब तो आप जानते हैं, धागा होता है, सूत होता है। और उसको उन्होंने इसी तरह सबको कहा कि आप लोग आधा घंटा ज़रूर चलाइए, तब आपका तार भारत के गरीब से गरीब जनता के साथ जुड़ जाएगी। और वैसे चरखा कातना, हालांकि कोई इसको किसी एक गतिविधि की तरह ले सकता है, लेकिन जब वर्धा आश्रम में मैं खुद गई थी और वहाँ पर मैंने जब चरखा काता, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एक एकाग्रता, एक ध्यान के बराबर है ये चरखा कातना। ये अनुभव आपने भी किया होगा। लेकिन एक बात बताइए शोभना जी कि आपने अपना बचपन वहाँ बिताया, कह सकते हैं स्कूली शिक्षा नई तालीम के तहत आपने हासिल की। उसके बाद आज आप इस फोरम के पदाधिकारी हैं, आप संस्थापक हैं इस फोरम की, जहां आप आज के न्यू जनरेशन के जो यंग बिजनेस लीडर्स हैं उन्हें आप गांधीवाद का अर्थशास्त्र समझाती हैं। ये संतुलन कैसे बनता है कि एक और गांधी जी का सख्त अनुशासन वाला जीवन भी और दूसरी ओर आज के युवाओं के साथ जुड़ने की भी ये कोशिश? अनुशासन ने ही तो सिखाया है जुड़ने की पद्धति, क्योंकि जो भी आप जैसे पर्सनल लाइफ में हैं वही आपको अपने
बिजनेस या वर्क लाइफ में भी होना चाहिए। पर्सन इंडिविजुअल लाइफ और पब्लिक लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वही ट्रांसपेरेंसी। तो जब आप आश्रम से बाहर आई तो उसके बाद आपके जीवन ने क्या मोड़ लिया? हमारे को, आपने संत विनोबा भावे का नाम सुना होगा, गांधी जी के स्पिरिचुअल एयर थे। तो गांधी जी के जाने के बाद उन्होंने जितनी भी संस्थाएं गांधी जी के समय बनाई थी, उन्होंने उसको एक अम्ब्रेला में लाया। उसका नाम था सर्व सेवा संघ। उसका हेडक्वार्टर्स बना बनारस में, वाराणसी में। पिताजी को बाबा ने कहा कि जाके वो संभालो, लेकिन चूंकि वो सेक्रेटरी बन के गए सर्व सेवा संघ वाराणसी में, तो फिर एक बहुत बड़ा सा आश्रम ही जैसा ही जीवन फिर हम जी रहे थे, क्योंकि ये सर्वोदय गांधीयन परिवार का जीवन हमारा सादगी का, श्रम पर आधारित जीवन है। आजकल के आश्रम तो 5 स्टार आश्रम हैं, इसीलिए मैं सबको बताती हूँ जो तुम देख रहे हो वो तो आश्रम है ही नहीं है, वो तो 5 स्टार कल्चर है। आश्रम मतलब श्रम का जीवन। आज आप गांधी फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलाती हैं। आज जब आप इन यंग बिजनेस लीडर्स को गांधी जी के दर्शन के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवसाय करना सिखाती हैं, और आप जबकि हम जानते हैं कि व्यवसाय को सिर्फ मुनाफे के जो आंकड़े हैं उन्हीं के आईने से देखा और समझा जाता है, क्या रुख रहता है इन यंग बिजनेस लीडर्स का? कैसे वो अपनाते हैं गांधी जी के दर्शन को अपने व्यवसाय में? क्योंकि वो भी वैल्यूज से जुड़े हुए हैं सारे। ऑफ कोर्स सारी कंपनीज में पहले विजन मिशन जो स्टेटमेंट है वो वैल्यूज का ही है। तो मैं उन्हें वो बताती हूँ कि देखो तुमने शुरुआत कहाँ से की है, और एक नियमावली भी है। क्या तुमने पढ़ा है? तो किसी ने पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि नियमावली तो बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, और इसका जो रोल मॉडल है, स्टैंडर्ड जो सेट किया था वो गांधी जी ने किया था। हालांकि वो किसी बिजनेस को नहीं हेड कर रहे थे, पर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हेड किया, इतने मूवमेंट्स को हेड किया, इतने करोड़ों रुपए पैसे हैंडल किए, लेकिन इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और जो भी ज़रूरी है वैल्यूज़, सारे उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हमारे पास जो बिजनेस मैनेजमेंट का मॉडल है वो है भगवत गीता। सबसे बेस्ट और उत्तम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बिजनेस मॉडल जो है वही है। गांधी जी का जीवन भगवत गीता के सेंट्रल मैसेजेस पर ही आधारित था। वो कैसा जीवन? सेल्फलेस, विथ नॉन पोजेशन एंड नॉन अटैचमेंट। आप सेल्फलेस सर्विस जो करते हो वो भी यज्ञ की भावना से, यानी कि सैक्रिफाइस की भावना से। गांधी जी ने बिजनेसमैन को ट्रस्टीशिप की बात कही थी। जी बिल्कुल। और ट्रस्टीशिप क्या है उसका एक मैं श्लोक में आपको बताना चाहूँगी। ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस जगत में जो कुछ भी जीवन है वो ईश्वर का बसाया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नाम से त्याग करके तू यथा प्राप्त भोग क्या कर, किसी के धन की लालसा न कर। यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। शोभना जी, आपने 45 देशों में 145 लेक्चर्स दे दिए हैं, यानी दुनिया भर में आप गांधी जी के विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। विदेशों में क्या रुख रहता है लोगों का, और क्या कुछ खास तरीका होता है जिस तरीके से जो बातें आप उन तक पहुंचाती हैं? गांधी जी की ये 150वीं जयंती में ये एक हमारा एक मिशन था कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के ऑडियंस तक पहुँचे। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवरेंस गांधी जी के लिए जो है वो बाहर के देशों में है। इतना सारा उन्होंने काम किया है जो गांधी जी से इंस्पायर होके किया है, चाहे वो नॉन वायलेंट पीसफुल रेजिस्टेंस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल क्राइसिस के स्ट्राइक्स हों। और मैं तो ग्रेटा थनबर्ग से भी मिली थी अभी। अच्छा। तो उससे मैंने पूछा गांधी जी का नाम सुना है? उसने कहा सुना है। तब मुझे लगा कि गांधी लिव्स ऑन इन चिल्ड्रन ऑल्सो। और गांधी जी सिर्फ हमारे ही नहीं है, कह सकते हैं पूरे विश्व के हैं गांधी जी। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शोभना जी के जीवन का जुड़ा एक और पहलू कैसे आगे बढ़ा, और वो है समाज कल्याण का। आप देखते रहें तेजस्विनी। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू स्नेहा, स्टे साइड। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं शोभना राधाकृष्ण जी के साथ, जो गांधी फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संस्थापक और प्रमुख पदाधिकारी भी हैं। शोभना जी, आपके जीवन पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि गांधीवाद को आपने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया, यूँ कहें कि आप जी रही हैं गांधी दर्शन को। ऐसे में आप समाज सेवा, जो गांधी जी के ही ध्येयों में से एक था, उसको भी आप अपने जीवन में आत्मसात करके बढ़ रही हैं। किस तरीके से पिछले 3 दशक से ज़्यादा लंबे समय तक आप समाज के लोगों के साथ अपने आप को इस तरह जोड़ रही हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण भी गरीबों का हो सके? तो जब बनारस आए और ग्राम स्वराज और ग्रामदान के कार्यक्रम में जुड़ गए, तो वो तो गांव में ही था, लोगों को समझाना, खासकर जब वो लैंडलेस को लैंड मिला तो फिर उस पर क्या करें, खेती की टेक्नोलॉजी भी नहीं पता थी, तो एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। बाद में कर पाए दिशा के थ्रू, एक संस्था जो हमने बनाई थी, वो हमने दिल्ली में तो खैर किया ही, यूपी में भी था, बिहार में हम बोधगया के गांव में 60 गांव में हमने काम किया। वहाँ के जो दलित महिलाएं, खासकर मूसहर जाति की जो महिलाएं थी, जिनको कि पास भी नहीं फटकने दिया जाता था, उनको हमने सक्षम किया। उनको सबसे पहले हमने उन्हें कहा कि आप बचत करें, माइक्रो क्रेडिट सिखाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उसके थ्रू उनका बहुत बड़ा दल बनाया, क्योंकि हर गांव में फिर काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गई, महिलाएं लीडर बन के उभरने लगी। फिर उनको हिसाब किताब सिखाया, बैंक से जोड़ा, फिर उनका महिला शांति दल बनाया गया। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या थी, बड़ी सिंपल सोचिए, पीडी वो क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत ही गड़बड़ वाला मामला है। महिलाओं को राशन नहीं मिलता था और केरोसिन नहीं मिलता था, तो क्या करें वो। तो उनकी बैठक हुई, फिर उन लोगों ने जाकर रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर उसके बाद उनको कन्फ्रंट किया, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया, और उसको पूरा सिस्टम तैयार होकर चलने लगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, तो महिलाएं तैयार हो गई। उसी समय इलेक्शंस भी आ गए। अब चूंकि ये महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही थी, तो उनका भी चुनाव भी हो गया। तो हमारे एक बहुत बड़े ग्रुप, पता नहीं 5000 महिलाओं में से 150 महिलाएं चुन के आ गई, और बहुत अच्छा उनका सशक्तिकरण हुआ। इस तरह से हमारा काम वहाँ पे 15 साल तक तो चला ही था। यानी इतनी प्रेरणा दी आपने इतनी महिलाओं को, और वो उठ खड़ी हुई। आपके खुद के पीछे गांधी जी तो प्रेरणा रहे ही हैं, लेकिन आपके परिवार, आपका जाहिर है कि जो लोग आपके आसपास हैं, उन्होंने भी आपके इस कार्य में काफी योगदान दिया होगा। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते रहे? तो पिताजी से तो प्रेरणा मिले ही। पिताजी ने जिनको तैयार किया था, हमारे सारे जो बृहद गांधीयन परिवार है, जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है, और उसके थ्रू मैं सबसे जुड़ी हुई, तो उन लोगों की संस्थाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और फिर मेरे पति रवि चोपड़ा जी, उनके साथ मिलके जो हमने ये काम किया, ये बहुत लंबा सफ़र हमारा 30-40 साल का रहा, और हम दोनों ने टीम के जैसे काम करके इसको आगे बढ़ाया है। वो क्योंकि पुरुषों के साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण था बात करना, सिर्फ महिलाओं को करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पुरुष नाराज़ हो गए थे कि आप महिलाओं को बरगला रही हैं। उनको भी समझाना, उनके भी ग्रुप्स बनाना, साथ में उनको स्किल ट्रेनिंग देना, और उनके बच्चों को पढ़ाना, और बहुत सारे आयाम, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंस्ट्रक्शन करना, तो कहीं रुकता नहीं है, वो तो चलता ही जाता है, एक के बाद एक होता ही गया। और फिर साथ ही हमारा दिल्ली में भी बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, जो स्कूल तो जाते हैं लेकिन कुछ सीख के नहीं आते। शोभना जी, आमतौर पे ये माना जाता है कि सादा जीवन, उच्च विचार या सरल जीवन की बात करो तो उसमें कलाओं की तो कोई जगह नहीं होती, क्योंकि कलाएं तो, नृत्य और ये शैलियाँ जो हैं, ये तो अलग तरीके की एक चीज़ होती है। लेकिन आप गांधीवाद के साथ साथ आप भरतनाट्यम डांसर भी हैं, ओडिसी डांसर भी हैं, कैसे संतुलन रखती हैं? इतना कुछ काम कर रही हैं आप। ये तो सेवाग्राम से ही शुरू हो गया, क्योंकि सेवाग्राम पे शांति निकेतन का बहुत प्रभाव था। बहुत सारे टीचर्स जो थे शांति निकेतन से भी आए थे, तो हर चीज़ के लिए नृत्य होता था। और मेरी जो मौसियाँ और मेरे मामा सब लोग आके वहीं पढ़े थे, क्योंकि उस समय रज़ाकार्स का बहुत गड़बड़ चल रहा था हैदराबाद में। तो मेरे नाना ने मेरी माँ के पास भेज दिया था सारे भाई बहनों को, तो उनको देख देख के मैं भी डांस करने लगी। 9 महीने से ही तो मैं डांस करती थी, और कोई भी चीज़ बिना सौंदर्य के कुछ नहीं होता था। आश्रम में सौंदर्य और सादगी का एक बहुत सुंदर मिश्रण था। तो चाहे वो अल्पना हो, चाहे फ्लावर डेकोरेशन हो, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, जो भी कलाएं हैं ना, समस्त सबको सिखाई जाती थी नई तालीम में।
तो मेरी जो, जैसे मैंने आपको कहा, हर व्यक्ति में एक इनर कॉलिंग होता है, स्वधर्म होता है। तो वो स्वधर्म अलग अलग ढंग से निकलता है। कोई गाता है, कोई पेंट करता है, कोई डांस करता है। तो वो जो स्वधर्म एक इंसान में होता है, वो मेरा डांस में था। तो बनारस गई तो वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया। जो बहुत बड़े बड़े गुरु जैसे हम सरोजा खोकर जी या कलानिधि नारायण जी या गोविंदराजन जी और कनक रेले, डॉक्टर कनक रेले, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, ऐसे सब लोगों का मुझे सानिध्य और उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत बड़े बड़े गुरुओं का नाम लिया तो है बहुत आपने। बड़े गुरुओं से मुझे मिली है ये कला, और बस शुभ्रा मन जी, में तो यहाँ है ही। पर एक और खास बात जो आपसे जुड़ी हुई है वो है कठपुतली रंगमंच को भी आपने आगे बढ़ाया, ट्रेनिंग भी दी है आपने पपेटियर्स के लिए। ये कैसे शुरुआत हुई और इसको कैसे आपने गांधी दर्शन के साथ या गांधी जी के ऊपर प्रस्तुति देने के लिए ट्रेन किया? तो वो तो हुआ जब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में मुझको कुछ सालों तक काम करने का मौका मिला डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी के अंडर। उन्होंने कहा इसके थ्रू अब तुम्हें गांधी जी की कहानी कहनी है। तो फिर मैंने शुरुआत की पपेटियर्स को ढूंढने की, ट्रेडिशनल पपेटियर्स को, और हर प्रांत के, और उनको स्क्रिप्ट दिया कि ये आपको जो भी पसंद आए इसमें से आप एक ले लीजिए। पहला हमारा शो 1991 का था। कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जाके मुझे खोज के मिले वो छाया पपेट्स, मतलब शैडो पपेट्स थे वहाँ के। उसको तोगलू बोम में आटा कहते हैं। वैसे वाले आर्टिस्ट को ढूंढना था, उनसे बनवाना था, उनको सिखाना था कि आप ये स्टोरी इस तरह करिए, इस तरह गाइए, और फिर उसका प्रेजेंटेशन 2 अक्टूबर को करना था। उसके बाद तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, और फिर इवन दादी पदम जी का जो इमेजेस ऑफ ट्रूथ वो करते हैं, वो भी हमने IGNCA में ही बनाया। आपको गांधी दर्शन की ऐसा कौन सा विचार है जो आपके जीवन पर बहुत प्रभावी रहा है? देखो, एक है गांधी जी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो उनकी होती थी, हर चीज़ इतना बढ़िया मैनेज करते थे वो, और उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, किस तरह से इतने बड़े हुजूम को लेके चले। उनके पास कोई पोजीशन नहीं था, कोई वेल्थ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों की कितनी बड़ी तादाद उनके पीछे चढ़ पड़ी, और हर चीज़ का कितना स्ट्रैटेजिक तरीके से वो सोच के करते थे, कितना मेटिकुलस प्लानिंग थी, एफिशिएंसी थी, सिंसियरिटी थी। तो इसमें इतना बढ़िया स्टडी है वो, जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ें, जैसे गांधी जी ने सत्य की परिभाषा बहुत सिंपल रखी थी, जैसा सोचो वैसा ही बोलो और वैसा ही करो, कितना सिंपल है। ही इज़ द बेस्ट वेलनेस गुरु एंड फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल आप अपना लो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, एक तो वेलनेस गुरु हैं, तो वो भी बहुत उनको फ़ायदा है, क्योंकि कहीं भी पैसा खर्च नहीं होता उनके वेलनेस में। नेचर क्योर को उन्होंने प्रमोट किया था। तो हम अपने अंदर जो है वही हम सृष्टि में भी पाते हैं। तो ये जो तालमेल है सृष्टि और हमारा, और परमात्मा और हमारा, ये तालमेल हमें हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना है, और उसका सबसे अच्छा साधन है प्रार्थना, मौन और उपवास। गांधी जी ने कहा था कि किसी भी पब्लिक कार्य के लिए वो पैसा नहीं लेते थे, तो मैं भी उसी स्टाइल पे, कोई भी पब्लिक मिशन के लिए, ये मेरा एक उद्देश्य मिशन है, तो मैं कुछ पैसे नहीं लेती। आई एम डूइंग इट सेल्फलेसली, क्योंकि मैं वो जो आप में छिपी हुई शक्ति है, जो कि सब में है, दैट पावर ऑफ वन, जी, उसको जगाना चाहती हूँ। शुभना जी, आपने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, वो गांधी जी से जुड़ी इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में, इन विचारों को उतारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।